Good afternoon to all. So next जो हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक ये कुछ क्वेश्चन किसी ने भेजा हुआ है, तो एक बारी क्वेश्चन देख लो क्या है। बोला इनमें से कौन सा विकल्प सही है। कुछ दिया हुआ है, शेषफल जो है भाजक से छोटा है, भाज्य भाजक से बड़ा है। तीसरी ऑप्शन में भाजक भाज्य से बड़ा है। चौथी है भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल जमा शेषफल। अब पहले में लिखा है शेषफल जो है छोटा है भाजक से, तो शेषफल भाजक से छोटा होता है या नहीं होता? होता है, ठीक है। शेषफल भाजक से छोटा होता है, यानी कि मान लो मैं आपको बोलता हूं 19/5, 19 को 5 से भाग दिया तो क्या आता है शेषफल? 4। यहां पर 19 हमारा क्या है? भाज्य। 5 हमारा क्या है? भाजक। और शेषफल क्या है? 4। तो शेषफल जो है भाजक से छोटा है, ठीक है। अगली एक स्टेटमेंट में लिखा है भाज्य और भाजक की बात कर रहा है कि आवाज क्या हो रही है? तेज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही? एक बार देखना, कुछ सेटिंग करनी है या क्या? माइक की अगली कुछ स्टेटमेंट है कि भाज्य और भाजक में बड़ा कौन है। एक में लिखा भाज्य भाजक से बड़ा, एक में लिखा भाजक भाज्य से बड़ा। देखो भाज्य भाजक से बड़ा है या भाजक भाज्य से बड़ा, अगर मुझे इनमें से एक चुनना है कि कोई सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा इनमें से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। पहला तो बिल्कुल सही था, सेकंड थर्ड में से अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 19 को 5 से भाग दिया, सो 5 दिए 15, कितना बचा? 4। तो 19 भाज्य है और 5 भाजक है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि भाज्य बड़ा होगा किससे? भाजक से। पर मैंने आपको एक सिचुएशन ऐसी भी दी थी जहां मैंने आपको बोला 2/5, 2 को 5 से भाग दिया, ठीक है। होता क्या है कि ज्यादातर हमारे सवाल ऐसे बनते हैं जहां पर भाज्य हमें बढ़ा देता है, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है 2/5, 2 यहां पर भाज्य है और 5 यहां पे भाजक, तो दोनों बड़े हो सकते हैं, ठीक है। बट फिर जिसका भी ये क्वेश्चन है उसमें एक चीज गड़बड़ है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, वो लिखा ही नहीं गया भाई, क्योंकि एक ऑप्शन में लिखा भाज्य भाजक से बड़ा, एक में लिखा भाजक भाज्य से बड़ा। बराबर भी तो हो सकते हैं, 8/8 भाई, 8 भाज्य और 8 ही भाजक, वो भी हो सकता है, बट वो मेंशन ही नहीं किया गया, ठीक है। और एक लिखा भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल जमा शेषफल, वो तो सही होता ही है, ठीक है। तो देखा जाए चारों चीजें सही हो सकती हैं, ठीक है। बट होता क्या है कि हमारे जो जनरली पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं उनमें वो आपको ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जहां पे भाज्य भाजक से बड़ा है, इनकी जनरली बात नहीं करता जहां भाज्य छोटा होता है। जैसे मैंने आपको बोला 2/7, इनकी बातें करी नहीं जाती। बट अगर कोई मुझसे पूछेगा कि 2 को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है, मैं क्या बोलूंगा? 2, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं सम संख्या, 0 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, -2 भी सम संख्या है, वो उनसे पूछता नहीं है। पर अगर कहीं पे आएगा तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि -2 भी क्या है? सम संख्या। तो देखा जाए फिर ये चारों स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है इनमें से कौन सा विकल्प सही है, अगर वो लिख दे इनमें से कौन सा विकल्प हमेशा सही है, हमेशा सही है, तो फिर वो गलत हो जाएंगे, जो भाज्य भाजक से बड़ा है या भाज्य भाजक से छोटा है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हमेशा सही नहीं हो। हमेशा सही में चौथा वाला हो जाएगा और पहला वाला हो जाएगा,
सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। ठीक है, ठीक। सो दो तरह के ब्याज है जो हमें पढ़ने, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिर्फ इतना पार्ट स्टार्ट करा था कि ब्याज होता क्या है। ठीक है, ब्याज बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप कहीं पर किराए पे रह रहे हो तो आप किराया दे रहे हो, क्योंकि आप कोई रूम यूज कर रहे हो तो आप किराया दे रहे हो। तो हम बोलते हैं जैसे कि सपोज मैं कहीं पे किराए पे रह रहा हूं तो मैं किराया पे कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी का रूम यूज कर रहा हूं, जगह किसी और की है, मैं उसे यूज कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए उसे कुछ पैसे दे रहा हूं, जिसको हम किराया बोलते हैं। ब्याज क्या है, मैं किसी के पैसे यूज कर रहा हूं, वो हो सकता है वो पैसों से मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, या किसी भी वजह से मैं उस पैसों को यूज कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए जो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं उसको क्या बोला जाता है, ब्याज। अब सबसे पहला ब्याज जो है साधारण ब्याज। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और मैं आपको बोलूंगा इसको ना आप मतलब ऐसे मत समझो कि भाई ये मैथ्स का कोई टॉपिक है। ठीक है, आप एकदम बेसिक तरीके से समझोगे तो ज्यादा बेटर कर पाओगे, क्योंकि ब्याज रियल लाइफ में बहुत यूज में आता है। ठीक है, C-SAT में ज्यादा सवाल पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोलूंगा जितने क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे वो अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिला के लगभग लगभग अगर आप सारे पार्ट काउंट करोगे तो हमारे 40 से ज्यादा क्वेश्चन तो क्लास में हो जाएंगे मुझे लगता है। ठीक है, नहीं तो 30-35 कम से कम होंगे ही होंगे, इतने क्वेश्चन होंगे। और पिछले 10 सालों में शायद 3 ही सवाल पूछे गए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना क्लास में कर लिया वो अपने आप में सफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज। देखो, जब भी आप किसी से ब्याज पे पैसा लोगे तो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। पहले प्रिंसिपल, मूलधन, ये वो पैसा है जिस पर ब्याज मिलेगा, चाहे आप दोगे या आप लोगे। बेसिकली वो पैसा है। मान लो अगर मैं बोलता हूं मेरे बैंक में 5,000 रुपए जमा करे, तो मेरे को ब्याज किस पे मिल रहा है, 5, तो वो हमारा हो गया मूलधन। या मैं बोलता हूं मैंने किसी से 10,000 रुपए लिए, तो 10,000 क्या हो गया, मूलधन। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, कितने परसेंट पे पैसा लिया गया या दिया गया। टी है समय। जैसे मैं आपको बोलता हूं सपोज अगर मैंने किसी से 20,000 रुपए लिए और ब्याज की दर सपोज 15% है, तो बेसिकली मैं हर साल उसे कितने पैसे दूंगा। ये मान लो ब्याज की दर वार्षिक है, 15% वार्षिक, तो हर साल मैं उसे कितना दूंगा, 15%। किसका, 20,000। 20,000 का 15% कितना होता, 3,000। यानी कि हर साल मैं उसे क्या ब्याज दूंगा, 3,000। यानी कि एक साल का जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, R%। किसका, पी का। पी होता है मूलधन। यानी कि अगर मैं एक साल के साधारण ब्याज की बात करूं तो वो होता है R% ऑफ पी। R% यानी कि R/100 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि RP अपॉन 100। एक साल का ब्याज RP अपॉन 100, 2 साल का ब्याज 2RP अपॉन 100। क्योंकि साधारण ब्याज की खास बात क्या है कि साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है। अगर पहले साल का RP अपॉन 100 है तो अगले साल का भी RP अपॉन 100, 2 साल का मिला के 2RP अपॉन 100, 3 साल का 3RP, 5 साल का 5RP, 30 सालों का TRP। इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन। तो अगर किसी को कोई फॉर्मूला याद भी रखना तो सिर्फ एक फॉर्मूला ये है जो आपको याद रखना। ठीक है, वैसे बिना फॉर्मूले के भी काम चल जाएगा, बट अगर याद करना तो एक ही फॉर्मूला, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू ब्याज की दर इंटू समय बटा 100। अब देखा जाए जो ये फॉर्मूला, इसमें 4 चीजें, एक तो है साधारण ब्याज, एक मूलधन, एक ब्याज की दर और एक समय। इन 4 में से कोई क्वेश्चन में 3 आपको दी होंगी, चौथी आपको सॉल्व करनी। ठीक है, हो सकता है वो आपको पी दे दे, आर दे दे, टी दे दे, ऐसा ही पूछे, पी दे दे, आर दे दे, ऐसा ही दे दे, टी पूछे, पी दे दे, टी दे दे, ऐसा ही दे दे, आर पूछ ले, आर दे दे, टी दे दे, ऐसा ही दे दे, पी पूछ ले। ठीक है, तो इन 4 में से कोई 3 आपको क्वेश्चन में देगा, चौथी आपसे पूछेगा। तो ये आप नोट कर लेना कि पीआरटी क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू ब्याज की दर इंटू समय बटा 100।
सो साधारण ब्याज इज मूलधन इंटू ब्याज की दर इंटू समय बटा 100। अब पहले मैं आपको सिर्फ इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन की बात करता हूं। एक चीज और ध्यान रखना, जब आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, आर और टी, अगर आर प्रति वर्ष है तो टाइम भी किसमें होना चाहिए? वर्षों में। अगर आर प्रति महीना है तो टाइम भी महीनों। सेम यूनिट्स रखना, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। करो एक बारी पहला क्वेश्चन। 9,000। अब देखो, किसी को कोई फॉर्मूला ना पता तो वो ऐसे करता, 20,000 रुपए, एक साल का ब्याज 15%, 20,000 का 15%, 3,000, एक साल का 3,000, 3 साल का 9,000, आंसर 9,000। वरना आपके पास फॉर्मूला भी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ई इंटू आर इंटू टी 100। सो इसको सॉल्व करा कितना? ये समझ आ गया सबको? बेसिकली सिर्फ इतना सा क्वेश्चन, आप एक साल का 15% ब्याज देते हो तो 3 साल में कितना दोगे? 45, 15, 15, 15, 45%। किसका 45%? 20,000, और 20,000 का 45% कितना? 9,000। तो आंसर जो गया 9,000। ये समझ आ गया ना सबको? किसी को किसी भी पार्ट में डाउट हो पूछ लेना, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई फॉर्मूले नहीं, बेसिक से सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। करो उसको ट्राई। मूलधन 45,000, ब्याज की दर 18% वार्षिक, समय 27 महीने, साधारण ब्याज याद करना। सो मूलधन 45,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18। अब ये जो टाइम पीरियड दिया गया 27 महीने, इसको वर्षों में लाना पड़ेगा क्योंकि ये वार्षिक है। अब महीनों को वर्षों में लाना तो किससे भाग देना पड़ेगा? 12 से, और बटा में 100 आता है। बस ये सॉल्व करना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 के बारे में ये 2, 6 के बारे में ये 3, ये यहां पर 225। सो 225 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 27, क्या रहा आंसर? 18,225। तो ये आंसर आएगा। सो साधारण ब्याज जो 18,225। क्योंकि अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हैं। ऑल पेपर में मेंशन होगा कि वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। बट क्योंकि अभी हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टूड है सारे क्वेश्चन साधारण ब्याज के। ये समझ आ गया ना सबको? अगला क्वेश्चन करो। अब यहां पर मूलधन दिया गया 12,000, ब्याज की दर 25%, समय 146 है। अब अगर मैं 146 दिनों को वर्षों में लाना चाहता हूं तो किससे भाग देना पड़ेगा? ये ध्यान रखना, जब भी वो दिनों में देगा ज्यादातर वो आपको यही 4 वैल्यूज देगा, 73 दिन, 146 दिन, 219 दिन या 292 दिन। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये 365 से कटेगा भाई। 73 बटा 365 होगा 1/5 वर्ष, 146 होगा 2 बटा, ये होगा 3 बटा 5, ये होगा 4 बटा 5। अब जैसे कई लोग जैसे 146 दिन देखते हैं उनको पता चल जाता है 146 दिन मतलब 2 बटा 5 वर्ष, तो डायरेक्टली 2 बटा 5 रखते हैं। नहीं तो दिनों को कभी भी वर्षों में लाना तो किससे भाग देना पड़ेगा? 365, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 365 है। अब मूलधन 12,000, ब्याज की दर 25%, समय 2/5,
और ये बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 5, 120 इंटू 5 इंटू 2, तो साधारण ब्याज कितना आ गया 1200, तो साधारण ब्याज हो गया 1200। किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? अब देखो जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, सामान्य वर्ष, उसमें कितने दिन होते हैं 365, लीप ईयर में 366। कैलेंडर पढ़ चुके हो ना टॉपिक, तो पता है लीप ईयर कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, ठीक है। तो यहां ये लिखा गया है कि सामान्य वर्ष जिसमें 365 दिन, लीप ईयर में कितने 366। लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए। अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से डिवाइड होगा तभी लीप ईयर होगा। जैसे मैं कुछ ईयर्स लिख रहा हूं, देखो 1928, 1614, 1800, 1900, 1600। अब इसमें से कौन कौन से लीप ईयर है? ये लीप ईयर है 1928, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की 2 डेढ़ से जो नंबर बनेगा उसे चेक करना है। ये लीप ईयर, ये शताब्दी वर्ष है, 4 से डिवाइड हो रहा है बट लीप ईयर नहीं, क्योंकि शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड होना, तो ये लीप ईयर है। ये तो बताना सबको, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा ब्याज का, बोला जाएगा आपने इस तारीख को बैंक में पैसा जमा कराया, इस तारीख को बैंक से निकाल लिया, तो जिस तारीख को आपने बैंक में जमा कराया उस दिन का ब्याज आपको मिलेगा, और जिस दिन आप निकाल रहे हो उस दिन का ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन देख के समझते हैं, करो एक बारी से ट्राई। अब आपको यह बताना चाहिए किस महीने में कितने दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, मई में 31, जून में 30, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया एक व्यक्ति ने 4 अप्रैल 2019 को बैंक में 12,000 रुपए जमा करे और 16 जून को पूरी राशि निकाल लेता है। तो अगर मैं देखूं कितने दिन के लिए उसको ब्याज मिलना चाहिए, सबसे पहले अप्रैल में कितने दिन का ब्याज मिलेगा? अप्रैल में दिन तो 30 होते हैं, बट उसे जमा कब कराया है? तो पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख का तो ब्याज नहीं मिलेगा, तो 30 में से ये 3 दिन हटा दो, तो अप्रैल में 27 दिन काउंट होंगे। मई में पूरा महीना पैसा पड़ा रहा, जून में 16 तारीख को पैसा निकाल लिया, तो जिस दिन निकाला है उसका ब्याज नहीं मिलेगा, तो कितने हैं इसे जोड़ लो। और मैंने आपको बोला था वो जनरली आपको क्वेश्चन ऐसे देगा जिसमें वैल्यूज क्या आएंगी 73, 146, 219, 292। अब 73 दिन का मतलब 1/5 वर्ष। अब साधारण ब्याज बताना है, तो मूलधन इंटू ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर 16% इंटू समय 1/5 और बटा में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां से 24 मल्टीप्लाई बाय 16, 24 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता? 384। तो साधारण ब्याज जो है मूलधन इंटू ब्याज की दर इंटू समय बटा 100। अभी तक पहले क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं, और हमने 4 पार्ट कर लिए, ठीक है। चारों में हमने यही करा है कि ब्याज जो है मूलधन इंटू ब्याज की दर इंटू समय बटा 100। करो एक बारी इस क्वेश्चन।
कितना आ रहा है? 8,400। अब देखो 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 4 महीने का मतलब 2 वर्ष तो 2 वर्ष होते हैं, 4 महीनों को वर्षों में लाओगे तो 4/12, और 4/12 कितना होता है? सो 2 सही 1/3 यानी कि 7/, ये तो समझ आ गया सबको। 2 वर्ष 4 महीने को लिख सकते हैं 7/3 वर्ष। अब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन इंटू ब्याज की दर इंटू समय बटा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, लिए 6। 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 2 84 और 2 0, यानी कि साधारण ब्याज 84। पहले क्वेश्चन के 5 बात सबको समझ आ गए हैं। यानी कि जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना, अगर आपके पास मूलधन ब्याज की दर समय है तो आप इजीली निकाल सकते हो। वो है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उनमें ब्याज की दर फिक्स है, बट क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जहां पर ब्याज की दर चेंज होगी। वो बोलेगा पहले साल 6%, अगले साल 9%, उसके अगले साल 8%, तो ऐसे वो चेंज कर सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अभी सॉल्व मत करना, पहले समझते हैं। बोलेगा मूलधन कितना है? 50,000। अब ब्याज की दर में लिखा है 6% है पहले 2 वर्षों के लिए, 8% अगले 3 वर्षों के लिए, यानी कि पहले साल और दूसरे साल ब्याज क्या लग रहा है? 6%, अगले 3 साल 8, 5 साल हो गए। अगर 5 साल के बाद ब्याज कितना लगेगा? 12%। टोटल टाइम दिया गया 9 साल। तो ब्याज याद कीजिए, करो एक बार ट्राई। यानी कि मूलधन 50,000, ब्याज की दर 6% पहले 2 वर्षों के लिए, 8% अगले 3 वर्षों के लिए, 12% 5 साल के बाद के लिए, समय दिया गया 9 साल, साधारण ब्याज याद कीजिए। अब जिन जिन को तो हाथ खड़ा कर देना, मैं अपने आप पूछ लूंगा जिससे पूछना। कैसे करा? हाँ 6% के हिसाब से। ठीक है, इन्होंने कहा पहले मैंने 2 साल का निकाल लिया जो ब्याज है ना, फिर 3 साल का निकाल लिया 8% के हिसाब से, फिर 5 साल हो गए, बचे कितने साल? 4 साल, उस 4 साल का निकाल लिया, सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया इनका 42। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, पहले साल 6%, अगले साल भी 6%, तो 2 साल में कितना परसेंट ब्याज मिल गया? 12%। तो अगर पहले साल भी 6%, अगले साल भी 6%, तो 12% आ गया। 3 साल, अगले 3 साल 8%, तो 8% 3 साल मिलेगा तो कितना हो गया? 5 साल हो चुके हैं, बचे कितने साल? उन 4 साल 12%, तो 12% 4 साल। अगर आप इन सबको जोड़ो, 48, 12, 60 और 24, 84, तो टोटल ब्याज मिला 84%। किसका? 84% निकालना 50,000। अब ये तो आसान है, 84/100 इंटू 50,000 हो गया 42, यानी कि टोटल ब्याज कितना है? 42। टोटल जो ब्याज है वो 42,000। किसी को कोई डाउट? किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो पूछ लेना, मैं डिस्कस कर लूंगा फिर दोबारा, बट एक एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये नहीं समझ आया? क्वेश्चन समझ आ गया क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ, पहले 2 साल आपको ब्याज देना है 6%। मान लो मैंने आपको 50,000 रुपए उधार दिया हूं, अब मैं आपसे पहले 2 साल कितना ब्याज ले रहा हूं? 6%। पहले साल 6%, अगले साल 6%, कितना हो गया? 12%। फिर अगले 3 साल 8%, 1 साल का 8% है तो 3 साल का कितना होगा? 24। 5 साल हो गए, 2 साल और 3 साल, 5 साल। टोटल टाइम कितना दिया हुआ? 9 साल। तो बचे कितने साल? 4। उन 4 साल 12%, तो 12% 4 साल लूंगा तो कितना हो जाएगा? 48। तो आपने मेरे को कितने परसेंट ब्याज दे दिया?
2 सालों में 12%, अगले 3 सालों में 24 और अगले 4 सालों में 48, इन सबको जोड़ा तो आ गया 84%। यानी आपने मुझे 84% दिया, किसका? मूलधन का। और मूलधन कितना था? 50। तो उसको सॉल्व, सो 84% ऑफ 50। अब कोई चाहे तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकता है, जैसे उन्होंने बोला 2 का सॉल्व करा, फिर 3 का सॉल्व करा, फिर 4 का सॉल्व करा, वो भी सही अप्रोच है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते। आंसर है 42,000। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि मूलधन है 20,000, अभी कुछ नोट मत करना सर, यहां समझना, मूलधन है 20,000, ब्याज की दर है 15% वार्षिक, तो कितना ब्याज हुआ 1 साल का? 3,000। भाई 20,000 रुपए लिए हैं, हर साल का ब्याज 15%, 20,000 का 15% 3,000। अब मान लो मैं बोलता हूं मैंने 4 साल के लिए ब्याज पे लिया था, 1 साल का ब्याज 3,000, तो 4 साल का 12। बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने किसी से 20,000 रुपए लिए, हर साल में उसे 3,000 ब्याज दे रहा हूं। पहले साल के एंड में 3,000 दे दिया, अगले साल के एंड में फिर 3,000 दे दिया, अगले साल के एंड में फिर 3,000 दे दिया, चौथे साल के एंड में 3,000 भी वापस करे और जो पैसे लिए थे वो भी वापस करे। तो देखा जाए मैं टोटल कितने पैसे दे चुका हूं। भाई साधारण ब्याज तो आया 12,000, 12,000 तो मैंने ब्याज दे दिया और 20,000 उसके वापस भी लौटाए 32,000, तो उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन जमा साधारण। तो यहां पर अगर बात करी जाए मिश्र धन कितना होगा? 32,000। मिश्र धन हो जाएगा 32,000। तो मिश्रधन होता है मूलधन जमा ब्याज। अब यहां पे अभी हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो इसीलिए साधारण ब्याज आ गया, अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो चक्रवृद्धि ब्याज। यानी मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन जमा ब्याज। कुछ नोट मत करना, मैं आपको ऐसे ओरली आंसर बताना। मान लो मैं बोलता हूं मैंने किसी से पैसे लिए थे 50,000, यानी कि मूलधन दिया गया 50,000, मिश्रधन है 73,000, तो मैंने उसे ब्याज कितना दिया है? 26,000। यानी कि लिए थे मैंने उससे 50,000, बट मैंने टोटल उसे कितने दिए हैं? तो मैंने 26,000 एक्स्ट्रा जो दिया वो क्या है? ब्याज। ठीक, सो जो ब्याज दे दिया गया है वो 26,000 है। जैसे जनरली आप देखोगे बहुत सारे लोग होम लोन लेते हैं। अब किसी ने होम लोन लिया, सपोज आज की डेट में किसी ने सपोज 1 करोड़ का लोन ले लिया, ठीक है, उसने घर खरीदना था, 1 करोड़ का लोन ले लिया, 20 साल का सपोज उसने होम लोन करवाया। आज की डेट में मेरे ख्याल से रफली 7.5-8% होम लोन चल रहा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो साल का है। ठीक है, तो मान लो 20 साल तक जब वो दे रहा है तो पता चलता है कि 20 साल तक वो बैंक को लगभग दे चुका होगा सपोज 2 करोड़ के आसपास। घर था कितने का? 1 करोड़, बट उसने दे कितने दिए? 2 करोड़, यानी कि वो लगभग 1 करोड़ ही ब्याज दे पाए। ठीक, तो बेसिकली मिश्रधन होता है टोटल पैसा जो दिए, मूलधन है जितने का पे ब्याज लगना था, यानी कि जितना पैसा उठाया गया था। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये है, एक बार मैं पहले समझाता हूं फिर आप ट्राई करना, फिर जिनका भी आंसर आएगा समझेंगे कैसे करें। क्वेश्चन में दिया गया मूलधन है 7500, ब्याज की दर बताई नहीं है कितनी है, समय दिया गया 3.5 वर्ष, ये मिश्रधन दिया हुआ है, ये मिश्रधन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 8550। बोला गया अगर ब्याज की दर 2% से बढ़ गई, मान लो जो भी आर की वैल्यू थी, सपोज आर की वैल्यू 9 थी तो कह रहा 2 से बढ़ गई, कितनी हो गई? 11। अगर आर की वैल्यू मान लो 8 थी तो कितनी हो गई? 10। कह रहा आर की वैल्यू को 2 से बढ़ा दिया, तो मिश्रधन का नया मान ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन का नया मान ज्ञात कीजिए, करो एक बार ट्राई। तो मिश्रधन का नया मान ज्ञात कीजिए। मूलधन 7500 दिया, ब्याज की दर बताई नहीं है, समय 3.5 वर्ष, मिश्रधन 8550। अगर ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो मिश्रधन का नया मान ज्ञात कीजिए।
कितना आ रहा है? नहीं, उसने ब्याज की दर नहीं पूछी, उसने मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन का नया मान। उसने ब्याज की दर नहीं पूछी। क्या रहा है? 9,075। कैसे करा? ठीक है, ठीक, मैं बताता हूं। देखो इन्होंने क्या करा, अप्रोच बिल्कुल सही है तो आंसर सही आएगा। पहले समझते हैं इन्होंने करा क्या। इन्होंने बोला मूलधन 7500 था, मिश्र धन 8550 था, तो इन्होंने कहा इससे मैंने ब्याज पता लगा लिया। पता चल जाएगा ब्याज कितना? 1050। भाई लिए थे 7500 रुपए, मिश्र धन बन रहा 8550, तो इन्होंने कहा पता चल गया ब्याज है 1050। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू ब्याज की दर इंटू समय। समय 7/2 बटा में 100। यहां से इन्होंने कहा मैंने आर की वैल्यू निकाल ली। करते हैं एक बारी सॉल्व। 2 0 से 2 0 काट दी, 7 के टेबल में ये घटा 150 पर, 75 से ये 150 घटा 2 पे, ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो इन्होंने बोला मैंने आर की वैल्यू निकाली, जो कि कितनी आ गई? 4। अब इन्होंने बोला क्योंकि आर की वैल्यू 2 से बढ़ रही है, तो इन्होंने बोला नया आर, उसको मैं आर डैश से लिख रहा हूं, वो कितना हो गया? 6। अब इन्होंने कहा नया ब्याज निकालते हैं, तो नया ब्याज कितना आएगा? मूलधन 7500, ब्याज की दर 6, समय वही है 7/2 और बटा में कुछ गया 1575। अब ये नया ब्याज आ गया, तो इन्होंने कहा नया मिश्र धन कैसे निकालेंगे? जो भी मूलधन था जमा ब्याज। सॉल्व करा, कितना आ गया? 9,000। बिल्कुल सही अप्रोच है, सही आंसर। आंसर 9,075। सबसे पहले इन्होंने मूलधन और मिश्र धन की मदद से ब्याज निकाला, क्योंकि जो उन दोनों का अंतर है वही ब्याज है। ब्याज इनके पास था, फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आर पता नहीं था, वहां से आर निकाल लिया। जब आर पता चला तो क्वेश्चन में बोला था आर 2% बढ़ गया, तो उन्होंने 2 ऐड कर दिया। नया ब्याज निकाला, नया मिश्र धन निकाल दिया। अब देखो ये अप्रोच बिल्कुल सही है, इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक बैंक से पैसे लेने जा रहा हूं, ठीक है, ब्याज पर, बैंक वाले मुझे कहते हैं कि हम आपसे ब्याज लेंगे 8%, ठीक है, सपोज साल का 8%। मैं सिर्फ ऐसे इंक्वायरी करने गया था, पता करने की कितना परसेंट ले रहे हैं बैंक वाले, वो कहते हैं 8%। अब सपोज मैं चला ही गया, मेरे को असली में पैसों की जरूरत पड़ी और मैं चला गया बैंक के पास। अब बैंक वाले कहते हैं नहीं नहीं 10%। पहले कितना बोल रहे थे आप कितना बोल रहे? यानी कि मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा? 2%। इस बात से फर्क नहीं पड़ता मेरा पुराना रेट क्या था, बढ़ तो कितना रहा है? 2%। यहां पर भी पुराना आर निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो पेपर सेटर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, वो चाहता है तुम आर निकालते रहो, ठीक है, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। आपको यह समझना था कि उसने बोला ब्याज की दर 2% बढ़ रही है, यानी कि आपको हर साल 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किसका 2%? 7500 का 2% कितना होगा? 150 रुपए। ये तो पता ना आप। 7500 का 1% निकालना तो 2 0 हटा दो, 75 तो 2%। हर साल आप 150 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। कितने साल के लिए पैसा लिया है? 3.5 साल। एक साल में अगर मैं 150 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा तो 3.5 साल में मैं कितने एक्स्ट्रा दे दूंगा? $525। एक साल का 150, 3 साल का 450, आधे साल का 75, यानी कि 525 रुपए एक्स्ट्रा दोगे। पहले कितने दे रहे थे? 8550 तो पहले ही दे रहे थे, 525 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 8550 प्लस 525, आंसर 9000। ये उससे थोड़ी सी ज्यादा बेटर अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि इसमें आर निकालने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट है बढ़ कितने से रहा है। जो भी पुराना रेट था उससे कितना ज्यादा हो गया है? 2%। तो आपको हर साल 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
7500 का 2% होता है 150 रुपए, एक साल में 150 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 3.5 साल में 525 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 8,550 आप पहले से दे रहे थे, 525 और जोड़ दिए, 500 हो गया 9,070। और देखो जैसे मैं आपको बोलता हूं, मैं अगेन क्लास में जब भी पूछता हूं, मैं पहले आपका आंसर जानना चाहता हूं कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है, फिर हम बात कर रहे होते हैं कि कोई और अप्रोच करनी है नहीं करनी। ऐसे ही जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ट्राई करो ना, तो आप ऐसे ही करना, ये आपकी कॉल है। देखो कई बच्चे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और वो एक साथ पूरे 80 क्वेश्चंस करेंगे, सही बात है, क्योंकि पेपर में पूरे क्वेश्चन इकट्ठे आएंगे 80, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं 2011 से पेपर हो रहा है, अब आप सारे साल के पेपर देने हैं, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट जो अगले साल पेपर देने जा रहा होगा, उसका टारगेट होना चाहिए कि मैं सारे साल के पेपर कर लूं, 14 साल के पेपर में कर लूं, ठीक है। जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो कई लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे 80 क्वेश्चन को टाइमर में 2 घंटे का टाइम लगा के करेंगे। कई लोग क्या करते हैं 80 वो एक साथ नहीं करते, वो 20-20 क्वेश्चन का लॉट कर लेते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखा करो कि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा हूं, मेरा टारगेट क्या है। जैसे मान लो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो मेरा मेन टारगेट होगा कि मैं पता करूं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेरा अभी एट प्रेजेंट सबसे पहले टारगेट है मैं पता करूं किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, मैं कितने कर पा रहा हूं और कौन सा एरिया जिसपे मुझे ज्यादा इंप्रूव करना है। क्योंकि जब मैं 2-3 साल के क्वेश्चंस करूं, मुझे आइडिया हो जाएगा यार समय और कार्य से भी क्वेश्चन आता है, नाव धारा से क्वेश्चन आता है, क्या पूछता है, ब्याज से बहुत कम आते हैं, तो मेरे को शायद ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये सब मेरी चीजें डेवलप होंगी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूंगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता, वो मेरे से आके पूछते हैं सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बता दो। अभी पूरा 1 साल पड़ा है और तुम अभी से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछो। एक हो ना 2 महीने बाद पेपर हो कोई गए सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता, अभी 1 साल बचा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पूछ रहा है। हकीकत ये है टीचर को अगर पहले से पता होता कौन सा इंपॉर्टेंट है तो वो बता ही देगा। हम सोचो क्रमचय संचय किसी साल 10 सवाल आते हैं, किसी साल एक भी नहीं आता, तो टीचर उसे क्या बोले इंपॉर्टेंट है या नहीं है, किस्मत में खेलो, ठीक। इस बात की क्या प्रायिकता है ना, मतलब किसी को नहीं बताकर किसी को भी पता चल जाए तो वो यही काम करे, भाई मैं तो क्लास ही स्टार्ट कर दूंगा, पेपर गेस्ट क्लास, ठीक है, उसकी फीस डबल होगी नॉर्मल बैच से और वो ज्यादा चलेगा। सबसे कहूं जमा करा दो 10-10 हजार रुपए, अगर हमारी क्लास से कराए गए 40 सवाल आए 80 में से तो आपकी फीस ठीक है, नहीं तो वापस कर देंगे, तो चलेगा, यही बढ़िया है, ठीक है। तो किसी को नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना है सिलेबस की जहां तक बात है ना, एज अ स्टूडेंट यू शुड कवर ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। कुछ टॉपिक जो तुम्हें थोड़े मुश्किल लगते हैं कम कर लो, छोड़ो मत। जैसे मैं पता क्या करता हूं रियल लाइफ में, किसी से मेरी नहीं बनती तो मैं उससे थोड़ी बात कम कर देता हूं, बंद नहीं करता, ठीक है। कई बार होता है ना, कई दोस्त हैं जिनसे उतनी नहीं बनती तो मैं बात कम कर दूंगा, बंद नहीं करता। तो ऐसे ही कोई टॉपिक से तुम्हारी ना बन रही हो, थोड़ा कम पढ़ जाओ, बट पढ़ जाओ, क्योंकि कई बार उस टॉपिक का आसान सवाल आएगा, ठीक है, और तुम वही नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कोई भी टॉपिक ना जो आप छोड़ो, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सिर्फ 2-3 टॉपिक्स हैं जो बड़े हैं, जैसे क्रमचय संचय बड़ा टॉपिक है, ठीक है। बट अगर सोचो तुम छोड़ गए और उस साल पेपर में 8 सवाल आ गए तो तुम्हें बड़ा दर्द होगा, ठीक है। तो वो वाला रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करना है। अब जैसे मैंने बोला साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में सिर्फ इतने क्वेश्चंस करने हैं और कुछ पढ़ने की जरूरत है, इतने ही कर लो, टाइम बचे इन्हीं को दोबारा कर लो, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर देखना जरूरी है, ठीक है, वो मत मिस करना, ठीक है। और अपने ना सोर्सेस बहुत क्लियर रखा करो। मैं हमेशा, जैसे अभी मैं सिर्फ एक बारी बात करता हूं, देखो तो जो मैंने बोला कि सपोज मई से बात करें, मई से लेकर दिसंबर तक अगर मैं बात करूं, कितने महीने हो गए मई से दिसंबर, 8 महीने। तो 8 महीने बहुत बड़ा टाइम पीरियड है।
मैं क्या चाहता हूं, इन 8 महीने में मिनिमम हर बच्चा क्या कर चो, एक बार पूरा कोर्स, एक बार पूरा कोर्स, या मैं बोलूं कोर्स अच्छे से। कोर्स अच्छे से मेरा मतलब है आपने सारी क्लासेस अटेंड करी हो, अटेंड नहीं करी रिकॉर्डेड में चेक करी हो, अपने नोट्स बनाए हो, फाइनल तैयार भी करियो कि मेरे को एंड में रिवाइज करना तो ये करना है। क्योंकि हो सकता है जब तुमने पहली बार नोट्स बनाए तो पूरे उसमें तुमने 250 पेजों के नोट्स बना दिए, बट एंड में आते आते तुम्हारे सिर्फ 40 पन्नों के नोट्स हैं, ठीक है। तो वो सारी प्लानिंग इस मई से दिसंबर के टाइम में हो जानी चाहिए। मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन सब एक बार पूरा खत्म होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से 2024 सारे हो जाने चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम हो जाना चाहिए। मैं भी मॉक टेस्ट को इंक्लूड भी नहीं करना चाहता, वैसे मॉक टेस्ट भी आपको बीच में शुरू कर देना चाहिए। मेरे को लगता है सितंबर अक्टूबर से आपको वो शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं इतनी भी बात करूं तो आप पहले ये भी तो देखो कितना टाइम लग रहा होगा। मैं कहता हूं कोर्स को तैयार करना है। अब आप देखो आपके पास 3 चीजें, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ्स। मैं कहता हूं सीसैट की रीजनिंग तैयार करनी है, ठीक है। एक बच्चा सीसैट की रीजनिंग तैयार कर रहा है, क्लास पढ़ रहा है, क्लास की वीडियोस देख रहा है, अपने नोट्स बना रहा है, कितना टाइम लग जाएगा ऑन एन एवरेज तुम्हारे हिसाब से रीजनिंग में? टोटल टाइम पूरी रीजनिंग तैयार करने में कुछ भी 100 घंटे, ठीक, 100 घंटे। क्योंकि रीजनिंग हमें थोड़ा अच्छे से पढ़नी है, उसमें नंबर ज्यादा आएंगे, 100 घंटे मान लिए, 100 घंटे। मैथ्स 150 घंटे, थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। मेरी बातें वैसे ही थोड़ी कम समझ आती हैं, रिकॉर्डिंग ज्यादा देखनी पड़ेगी। तिवारी सर की तो क्लास में ही समझ आ जाएगा, मेरी वाली रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे में 150 घंटे, ठीक है। 100, 150, 250। कॉम्प्रिहेंशन मुझे लगता है 50 घंटे प्रैक्टिस कर लिया। देखो कोई बोल सकता है सर कॉम्प्रिहेंशन 250 घंटे करने को तो 1000 भी कर सकता है, तो किताब भी लिख दे कॉम्प्रिहेंशन पे, ठीक, वो भी कर सकता है। बट मैं ये बता रहा हूं जितना अच्छी तैयारी के लिए पढ़ने की जरूरत, 100, 150, 250 और 50, 300 घंटे। 300 घंटे तो तुम्हारे यहां लग गए, ठीक है, जो तुमने पूरा कोर्स करा, ठीक है। मैं 50 घंटे और मान रहा हूं रिवीजन के साथ, यानी कि कितने घंटे? 350। 14 साल के पेपर, 80 क्वेश्चन, 14 इंटू 80, 14 का पढ़ा आता है ना 1100। कम से कम समय अगर कोई लगाएगा इस पे, क्योंकि पेपर में आ रहा पता लगेगा, क्योंकि पेपर में तुम कुछ क्वेश्चन छोड़ोगे, ठीक है, कुछ तुम पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है। पर जब तुम ये 14 साल के पेपर करोगे तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें तुम्हें 15-15 मिनट भी लगेंगे, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे में आएंगे शायद आधे घंटे में नहीं सॉल्व हो रहा, सॉल्यूशन पढ़ के भी नहीं समझ आ रहा, और कुछ ऐसे होंगे 30 सेकंड में भी हो जाएंगे। बट अगर मैं बात करूं लगभग कम से कम मुझे लगता है 14 साल के पेपर को कोई ढंग से करेगा। 1 साल के पेपर में ऑन एन एवरेज 4 घंटे, 14 साल में 56 घंटे, मैं और 55 घंटे यहां मान रहा हूं, 355 मोटा मोटा 400 घंटे, 400 घंटे तो जाके तो ये तैयारी होगी। अब 400 घंटे अपने आप में ये बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। हम बात करें 8 महीने की, 8 महीने में 400 घंटे, यानी कि 1 महीने में 50 घंटे क्लास के अलावा, यानी कि ऑन एन एवरेज डेली 1.5 से 2 घंटे तुम्हें पढ़ना है सीसैट बिना छोड़े। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना 2 महीने पढ़ेंगे, फिर कहीं अभी सीसैट छोड़ देते हैं, अभी जीएस पे ध्यान देते हैं। फिर जब वो 2 महीने बाद आएगा तो वो जो 2 महीने पढ़ा होगा ना वो वैसे 1 महीने का रह गया होगा, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है। ये आप कर सकते हो कि मान लो हफ्ते में आपने 3 दिन सीसैट पढ़ा, जीएस आप 6 दिन पढ़ते हो, वो मैं समझ सकता हूं कि जीएस 6 दिन पढ़ रहे हो, सीसैट 3 दिन पढ़ रहे हो। बट कोई ऐसा ना हो कि सीसैट को इग्नोर ही कर दे, ठीक है। इतना सोर्स अपने आप में काफी होगा। फिर एक काम और है, कौन सा? मॉक टेस्ट, ठीक है। इसके बाद एक चीज और जो तुम्हें करनी है, मॉक टेस्ट। मेरे हिसाब से कम कितने मॉक टेस्ट? मिनिमम 10, मैक्सिमम एक मॉक टेस्ट देने में 2 घंटे लगेंगे। अगर मैं आना जाना ट्रैवलिंग भी काउंट कर लूं तो 3 घंटे, फिर उसको एनालाइज करने में कम से कम 4 घंटे। तो 3 और 4 10 मॉक भी दे रहा होगा कोई 70 घंटे, 15 मॉक 105,
100 घंटे मोटा मोटा मैं मॉक टेस्ट के भी मान लेता हूं, और उस टाइम पे तुम्हारी रिवीजन ही चलनी चाहिए। जनवरी ऑनवर्ड्स तुम नया मत पढ़ो, तुमने पढ़ ही रखा हो ढंग से तो रिवीजन करो। अगर कोई इतना पाठ कर लेगा उसको कुछ और करने का है ही नहीं। कई लोग कहते हैं सर और सोर्स बता दो, और सोर्स बता दो। और सोर्स तो है जब आप फंसोगे एनसीईआरटी, जब कुछ तुम्हें नहीं समझ आ रहा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने, वो तो अभी हम कोर्स का भी हिस्सा भी नहीं मान रहे। ये अपने आप में बहुत होता है, ठीक है। ज्यादा सोर्स से फायदा नहीं होगा, जो है उसी को अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ नहीं सकते, इसको छोड़ नहीं सकते, तो ये करना, उसके बाद पेपर निकलेगा ही निकलेगा, बट ये अच्छे से करा हुआ। टॉपिक मत छोड़ना, टॉपिक छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पहले मैं समझाता हूं, फिर आप इस पे एक क्वेश्चन और दूंगा, वो आप करना। क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 2.5 वर्ष में 6,000 रुपए हो जाती है और 4 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है। वह राशि क्या है और ब्याज की दर क्या है? क्या कहना चाह रहा है कि कोई पैसा है जो 2.5 वर्ष में 6,000 रुपए हो जाता। मान लो मेरा कुछ पैसा है, मैंने ब्याज पे चढ़ाया है, 2.5 साल में कितना हो गया? यानी कि इस 6,000 में क्या है, मेरा मूलधन भी है प्लस ब्याज भी है, मिलाकर कितना? 6,000। और अगर 4 साल में वो कितना हो जाता है? यानी कि इस 7200 में क्या है, मूलधन भी है और 4 साल का ब्याज। 2.5 साल में पैसा 6,000 हो रहा है, 4 साल में पैसा 7200। अब क्वेश्चन ये है कि मूलधन ज्ञात करें और ब्याज की दर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन, यानी मुझे मूलधन भी बताना और ब्याज की दर भी बतानी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये 6,000 और 7200 में डिफरेंस कितने का है? यानी कि यहां पर ये जो 1200 एक्स्ट्रा किस वजह से? क्योंकि इसमें तो मूलधन और 2.5 साल का ब्याज है, इसमें मूलधन और 4 साल का ब्याज, यानी कि जो 1200 एक्स्ट्रा वो 1.5 साल का ब्याज ही तो है। तो मैं बोल सकता हूं 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज किसके बराबर है? कुछ नोट मत करना, पहले समझना सिर्फ। 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज, 1.5 वर्ष यानी कि 3/2, ये 3 से घटा 400, तो साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी आ गई? 800। यानी कि 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज 800। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का 800 तो 4 साल का 3200। इस 7200 में 3200 तो ब्याज है, तो बचा कितना? 400। यानी कि मूलधन कितना था? पहला क्वेश्चन उसने यही पूछा, वह राशि क्या है, तो वो राशि कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है ब्याज की दर कितनी है। 1 साल का ब्याज कितना है? 800 रुपए ब्याज दे रहे हो, किस पर? 800 रुपए ब्याज दे रहे हो, किस पर? ये आ गया 20%, यानी कि ब्याज की दर कितनी है? पहले आप इसे नोट कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इसी तरह। ये समझ आ गया सबको? ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी तरह करो। कुछ डाउट? हाँ, ये 4,000 कैसे आया? यहां तक समझ आ गया था? ठीक है, ये मैंने क्या करा था, मैं एक बार ये बता देता हूं। ये 2.5 साल का मिश्र धन था, ये 4 साल का मिश्र धन था, यानी कि इसमें मूलधन भी और 2.5 साल का ब्याज भी, इसमें मूलधन है और 4 साल का ब्याज है। तो ये 1,200 रुपए एक्स्ट्रा किसकी वजह से?
1.5 साल के ब्याज के बेस, वहां से 1 साल का ब्याज निकाल लिया 800। अगर 1 साल का ब्याज 800 है तो 4 साल का ब्याज 3200, यानी कि इस 7200 में 3200 तो ब्याज था, तो 7200 में से 3200 कम कर दिया, मूलधन कितना आ गया 400। मूलधन 4000, साधारण ब्याज था 800, तो ब्याज की दर बतानी थी, 800 रुपए ब्याज लगेगा 4000 रुपए, जो कि 20% होता। करो एक बार इस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बस वैल्यू चेंज करी गई। अब देखो वो कह रहा 5 साल में 3200, 8 साल में 3800, तो मैं बोल सकता हूं 3 साल में कितना एक्स्ट्रा आया 600, 3 साल का 600 तो 1 साल का, देखा जाए अब ये आपको फटाफट होना चाहिए 1 साल का 200, क्योंकि 5 साल में 3200, 8 साल में 3800, तो 3 साल में 600 एक्स्ट्रा, यानी 1 साल का ब्याज 200। अब अगर 1 साल का 200 है तो 5 साल में कितना ब्याज बना होगा 1000, यानी कि इस 3200 में 1000 तो ब्याज ही है, तो मूलधन कितना, तो राशि तो आ गई 2200। ब्याज की दर 200 रुपए ब्याज किस पर, 200 बटा 2200 इंटू 100, यह 1/11। अब परसेंटेज में अगर तुमने वैल्यू याद करी होगी तो तुम्हें फटाफट पता होगा 1/11 कितना, 1/11 9, 1/, ये आ गई ब्याज की दर। सो आंसर आ गया 9 1/11%। ये समझ आ गया सबको, ठीक है। अब पहले मैं ये क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, फिर अगले इस पे बेस्ड आपको करने होंगे। क्वेश्चन है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी कि कोई पैसा है जो 5 साल में डबल हो रहा है। क्वेश्चन है ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। अगर कोई पैसा 5 साल में डबल हो रहा है, डबल का मतलब मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 के 200 हो गए, तो ब्याज कितना आया, मेरे 100 रुपए थे 100 के 200 हो गए, कितना ब्याज आया 100। ये समझ आ रहा होता ना, मैं कई बार पूछता हूं 100 के 200 हो गए कितना ब्याज आया, कई लोग ऐसे देखते हैं मैं पता नहीं क्या पूछ रहा हूं, उनकी शक्ल देख के मुझे लगता है मैं ऐसा पूछ रहा हूं 78 मल्टीप्लाई बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 95 क्या होगा। मैं कह रहा हूं 100 रुपए हैं, 100 के 200 हो गए, ब्याज कितना आया, उनका 100 नहीं आ रहा, वो पता नहीं कहां, ठीक है। अगर कोई पैसा डबल हो रहा है, डबल का मतलब 100 रुपए थे 100 के 200 हो गए, तो ब्याज कितना कमाया 100, यानी कि आपने 100% ब्याज कमाया, जितना पैसा था उतना ही ब्याज कमा लिया, 100% कमाया कितने साल में, तो 1 साल का ब्याज आ गई ब्याज के 20%, 20% वार्षिक। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। लेकिन मैं आपको बोलूं आपका पैसा 3 गुना हो गया 5 साल में, 3 गुना का मतलब 100 का 300, तो ब्याज कितना आया 200%, कितने साल में, तो ब्याज की दर पूछी जाती है तो 200/5। मान लो मैं बोलता हूं आपका पैसा 10 गुना हो गया 45 साल में, 10 गुना, 10 गुना का मतलब 100 का 1000, तो ब्याज कितना आया 900%, कितने साल में, तो 900/45, जो कि 20 आ जाएगा, यानी कि ब्याज की दर, समझ आ गया ये, ठीक है। अब आगे के पार्ट सारे खुद करना, एक पार्ट बता दिया मैंने, अब करने आपको खुद, जो नोट करना है नोट कर लो, फिर आगे वाले पार्ट की बात करते।
करो वैसे। कोई पैसा 3 गुना हो रहा है 20 साल में, ब्याज की दर याद करनी है। ठीक है, आप बताओ पैसा 3 गुना हो रहा है तो कितना % कमाया? अगर 3 गुना हो रहा है यानी कि 100 से कितना हो गया? ठीक है, 100 से 3 गुना यानी कि 300, यानी कि कितना कमाया? 200%। कितने साल में? तो सही है, आपका आंसर होगा 10%। तो आंसर है, ये समझ आ गया ना सबको? अगले का आंसर 6 गुना हो रहा है, 100 का 600 तो कितना कमाया? कितने साल में? तो ब्याज की दर तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बोनस है, अगर इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो। करो इसे। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, कोई पैसा 4 गुना हो रहा है 25% वार्षिक दर के हिसाब से, तो कितने साल लगेंगे? अब यहां पे टाइम पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि वो बोलेगा कोई राशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 4 गुना हो रही है? ये क्वेश्चन है बेसिक, टाइम बताना। तो अगर कोई पैसा 4 गुना हो रहा है 100 का 400, तो ब्याज कितना कमाया? 300%। हर साल मिल कितना रहा था? कमाया हमने 300%, हर साल मिल कितना रहा है? तो कितने साल लगेंगे? 12 साल। तो इसका आंसर 12 साल। बताओ अगले पार्ट का आंसर क्या होगा? 6 गुना हो गया पैसा, 100 का 600 तो कमाया कितना? 500%। हर साल मिल कितना रहा है? तो कितने साल लगेंगे? आंसर 50। कौन सा? फर्स्ट डी वाला या ई? देखो ये तो अगर ये वाला समझ आ गया तो ये आ जाना चाहिए, तो पहले इसकी बात करते हैं। पैसा 4 गुना हो रहा है, पैसा 4 गुना हो रहा है यानी कि 100 का 400 तो कमाया कितना? 300%। यानी कि मैंने टोटल 300% कमाया। हर साल कितना मिल रहा था? 25%। मैं आपको बोलूँ आप 300% कमा रहे हो, हर साल आपको 25% मिल रहा है, तो कितने साल लगे? 300/25 जो कि 12 साल। यहां पैसा 6 गुना हो रहा है, 100 का 600 तो कमाया कितना? 5, और हर साल मिल कितना रहा है? 10। तो 500/10 जो कि 50। मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, पैसा 8 गुना हो रहा है 28% दर के हिसाब से, कितने साल लगेंगे? अगर पैसा 8 गुना हो रहा है 100 का 800 तो कमाया कितना? 700। हर साल मिल कितना रहा है? आंसर 25 साल। अब देखो जैसे मैंने ये 2 पार्ट करा दी, अब मैंने ये लिखा, कई बच्चे इसको भी फटाफट नोट करने लग जाते हैं कि ये भी मेरा छूट ना जाए। अब मैं अगली स्लाइड पे आ जाता हूं, वो कहते हैं सर ना बहुत फास्ट कराते हैं, नोट करने ही नहीं देते। ये नोट करना ही नहीं है, ठीक है। अब हमें ये भी बताना पड़ता है कि ये नोट नहीं करना है, ये करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था। ये मैंने ऐसे एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया क्योंकि किसी एक ने डाउट पूछा तो मैंने एक पार्ट और लिख दिया बस, कि उसको पता चल जाए कि क्या वैल्यूज है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो ट्राई सारे। कितना? 20 वर्ष। एक आंसर आ रहा 20 वर्ष, एक आ रहा 35 वर्ष, एक 20, एक 35। देखो जब मैं बोलता हूं मेरी आवाज तो तुम्हें सुनाई देती होगी ना, तुम्हारी मुझे ना सुनाई दे, ये हो सकता है। अब जैसे किसी का आंसर आ 20, मैंने बोला 20 वर्ष, किसी ने बोला 35, मैंने बोला 35 वर्ष, फिर आ 35, 35, 35, 3 बार 35 बोलोगे 36 थोड़ा हो जाएगा,
जब मैंने बोल दिया एक आंसर 20 आ गया, एक आंसर 35 आ गया, इसके अलावा तो बोला करो, ठीक है। 20-35 अब दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। अगर आप 20 आया तो आप 20 को रिप्रेजेंट करो, 35 आया 35 को रिप्रेजेंट करो। बोला गया कोई राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कोई राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 8 गुना कितने वर्षों में होगी? अब कोई राशि 5 वर्षों में दुगनी हो रही है, दुगनी का मतलब है मान लो मेरा पास 1 रुपया था, तो 1 का कितना हो गया? 1 तो मेरा खुद का था, वो कितने के? यानी कि कमाया कितना? यानी कि जब पैसा डबल हो रहा है तो आप कमा कितना रहे हो? 1 रुपया था, 1 का 2 हो गया, तो आपने कमाया 1, यानी कि 1 कमाने में 5 साल लगे। अब जब आपको पैसा 8 गुना करना है, 1 का 8, तो कमाना कितना है? 1 कमाने में 5 साल, तो 7 कमाने में 35 साल। करेक्ट आंसर इज 30, आंसर इज 35। जो 20 किसी ने आंसर बोला था वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, यहां डबल देखते हैं 2 8, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 4 से कर देते हैं, इसीलिए वो आपके लिए ताजा ताजा तैयार रखेगा 20 ऑप्शन में, ठीक है, जो कि गलत आंसर है। जब पैसा डबल हो रहा है तो 1 का 2 हुआ, ब्याज कितना कमाया? 1 का 8 हो रहा है तो ब्याज कितना कमाया? 7। 1 ब्याज कमाने के लिए 5 साल, 7 ब्याज कमाने के लिए हाँ कर सकते हो एक्स मान के, बट करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब सोचो हम एक्स बना के या तो काम को आसान करे। भाई आज मैंने पढ़ाई करी है, एक बंदा जिसने पढ़ाई नहीं करी जिंदगी भर, एक जिसने पढ़ाई करी है, और जिसने पढ़ाई करी है वो अपना काम मुश्किल कर रहा है, फिर तो बेकार थी वो पढ़ाई। अब सोचो जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी वो ऐसे करते हैं, और हम पढ़ के एक से कर रहे हैं, हम तो अपने काम को और मुश्किल करते जा रहे हैं। सोचो ना, ब्याज वो लोग भी तो निकालते होंगे जिन्होंने कभी सीसेट की क्लास नहीं करी होगी, कभी एसएससी की क्लास नहीं करी होगी, बट वो ब्याज बहुत अच्छा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी ब्याज की कैलकुलेशन ही उन्हें पैसे कमा के देती है। और बहुत सारे लोगों को ब्याज की कैलकुलेशन ही नहीं आती। ठीक, अब आप सोचो, जनरली मैं आपको बोलूं, आपने देखा होगा रोजमर्रा की जिंदगी में लोग एक दूसरे से पैसा ब्याज पे ले रहे होते हैं। अब मान लो मैं आपको बोलूं, एक आदमी ने किसी से 1 लाख रुपए लिए और उसने बोला 5% ब्याज है महीने का। 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000। हकीकत में ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैंने किसी से लाख रुपए लिए, अब मान लो मैं किसी के पास गया पैसे लेने, अब मुझे लाख रुपए लेने थे, मैंने लाख रुपए लिए, तो ब्याज कितना बना? 5। तो 1 महीने बाद उसे कितना देना है मुझे? नहीं, 1 महीने बाद ब्याज, पैसा छोड़ देते 5,000। मैंने आपको होता है रियल लाइफ में लोग क्या करते हैं, मान लो मैं इनके पास पैसे लेने गया ब्याज, अब इनको तो पहले से पता हालत खराब है तभी तो आया है, ठीक है। अब मैं इनसे गया, मैंने कहा 1 लाख रुपए चाहिए, मैंने बोला 5% महीना, तो 1 महीने का कितना ब्याज बना? 5,000। ये क्या कहते हैं, लाख रुपए मैं तेरे को दे रहा हूं, 5 तेरा ब्याज है, वो काट के ही दे देता हूं, यानी वो कितने पैसे देता है? 95,000। अब ये देखा जाए तो उसने, देखा जाए लाख रुपए यूज करने पर मुझे 5,000 देने दे, मतलब तो मैंने लाख यूज ही नहीं करे, मैंने यूज कितने करे? 95,000। मैंने ब्याज कितना दे दिया? यानी कि 5,000 ब्याज दिया गया किस पे? 95,000 पे, और 5/95 होता है 1/19, जो कि 5.26% होता है, यानी उस समय से ब्याज कितना ले लिया? 5.26। बोला 5 था, ले कितना लिया? लोगों को ये समझ ही नहीं आता, कहते कोई बात नहीं, महीने बाद भी देना है, अभी दे देते, ठीक है। तो सिर्फ 5% और 5.26% की गेम, बट ये 0.26 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप सोचो, कल को तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए है और तुम सिर्फ 0.2% कमाते हो महीने का। मैं कह रहा हूं 10 करोड़ रुपए, तुम अपने 10 करोड़ सेव भी रख रहे हो, उसमें कोई रिस्क नहीं है, और तुम सिर्फ 0.2% कमा रहे हो। 10 करोड़ का 1% होता है 10 लाख, और 0.2% होता है 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए आपके पास सिर्फ इस बात के आ रहे हैं कि आप थोड़ी मैनिपुलेशन कर लेते हो। बहुत सारे लोग लाइफ में पता है सिर्फ ये बेसिक परसेंटेज की कैलकुलेशन से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं।
और बहुत सारे लोग सोचो जिंदगी भर वो 20-30-40 हज़ार रुपए कमाने के लिए फाइट हो रही होती है, और बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी इन कैलकुलेशंस पे। ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पैसा ही नहीं होगा तो वो अपनी बेसिक कैलकुलेशन से कमा लेते हैं। ये आप मतलब मैं ये सिर्फ परसेंटेज इसलिए नहीं बोलता, परसेंटेज आपको हर जगह आना चाहिए, हर जगह आना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताता हूं, मैं अभी कहीं जब गया घूमने, सोचो जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो वहां पर ऑप्शन होती है ड्यूटी फ्री से दारू की बोतल। अब आप सोचो मैं गया, मेरे साथ फैमिली में बहुत सारे लोग थे, क्या 23 लोग थे हम। कुछ होते हैं वेजिटेरियन, कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, अलग अलग, क्योंकि 23 लोग हैं, हर किसी का हिसाब तो मैच नहीं करेगा। बट हम गए पूरे ग्रुप में, कोई पीता है कोई नहीं पीता। मैं भी इस पे नहीं आ रहा कौन सही है, ठीक है, ये तो डिबेटेबल बात है, वेज नॉन वेज, पीता नहीं पीता, ठीक है, उसमें नहीं आ रहा मैं भी। मैं बेटा आपको ये बता रहा हूं कि देखो होता क्या है, हम जब एयरपोर्ट में पहुंचे, एक्चुअली ना पूरे इस ट्रिप में मेरा एक कजन है जो इस पूरे को मैनेज कर रहा था, ठीक है, क्योंकि उसका काम भी टूर एंड ट्रेवल का, तो उसे नॉलेज ज्यादा है, वो मैनेज कर। वो तो एयरपोर्ट पे पहुंचते ही उसने सबसे पूछा किस किसने दारू की बोतल लेनी है। मैंने कहा मैं तो पीता नहीं, तो मेरे को तो नहीं लेनी, और एक को भी नहीं लेनी। तो मेरे कजन ने कहा सब अपने अपने पासपोर्ट दे दो, मैं खरीद रहा हूं। भाई जब तुम ले ही नहीं रहे मैं ले लेता हूं, ठीक है। उसने एयरपोर्ट से 1 लाख रुपए की दारू की बोतल खरीदी। अब कई लोग वाह वाह वाह, ठीक, उसने पीनी है नहीं पीनी दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो उसने 1 लाख रुपए की बोतल खरीदी है वो इंडिया आकर वापस 1,70-75 हज़ार की बिकती है। यानी कि देखा जाए सिर्फ उसके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा था, और उस पैसे एक्स्ट्रा पड़े होने से उसने कितने रुपए बचा लिए। उसने अपने आने की टिकट, जाने की टिकट, होटल के पैसे तो एयरपोर्ट पे ही निकाल लिए, सिर्फ इस दिमाग लगा के कि और किसी ने खरीदनी नहीं है, मैं खरीद लेता हूं। क्योंकि उसे पता है खरीदनी भी है और बेचनी भी किसको है, दोनों काम आने चाहिए ना। भाई खरीद तो इसलिए ली क्योंकि ऐसे लोग मिल गए जिनको नहीं चाहिए, तो उसे बेचनी का उसे ये भी पता है। यानी कि एयरपोर्ट पे एंट्री हुई, उसने कमाए 60-70 हज़ार रुपए। और देखो दिमाग कहां लगा रहा है वो, एयरपोर्ट पे जब आप जाते हो, मुझे तो अब पता चला कि प्री बुकिंग पे 10% बचता है। मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, मेरे जैसा आदमी पता क्या करेगा, यहां से वहां जाएगा, वहां से वापस आएगा, तब खरीदेगा। पर मेरे भाई ने क्या करा, यहीं पे खरीद ली। क्यों? क्योंकि यहां पे खरीदते हुए 10% और बचता है। यानी कि आप सोचो और भी पैसे बचा रहा है, ठीक है। पहला काम उसने ये करा। दूसरा काम, हम वहां पहुंचे, उसने वहां से 4 आईफोन खरीदे। अलाउड नहीं है एक आदमी को 4 फोन लाना, तो उसे पता उसके साथ तो 23 आदमी गए हुए हैं, वो किसी को भी पकड़ा देगा, कहेगा अभी तू रख ले, घर जाके मुझे दे दियो। तो उसको पता है एक आईफोन पे इंडिया लाके मैं 18,000 रुपए बचाऊंगा, 4 फोन के 72,000। वो मुझे पता क्या कहता है, मैं तो जब भी किसी ट्रिप पे जाता हूं ना ग्रुप के साथ, मेरा तो फ्री होता है, मैं तो ग्रुप पे आता हूं वापस तो 50,000 कमा लेता हूं। यानी मैं घूमने गया हूं 6 दिन, मेरा होटल फ्री है, मेरा खाना पीना फ्री है, और 6 दिन की मेरी कमाई भी हुई है। सब लोग रो रहे होते हैं कि हमारी जॉब में सो रही है, सैलरी कट रही होगी, मेरी तो वहां भी सैलरी चल रही है। बट ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं और उसे पता है उसे यूज कैसे करना है। तो बताता हूं 1-2 चीजें, ऑल्दो मैं ये डिस्कस नहीं करना चाह रहा, बट मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे लोग यूज करते हैं। मुझे तो लगा असली पढ़ाई उसने कर रखी है, जबकि आपको बताऊं उसने 11वीं पास नहीं करी। बट मुझे लगता है क्या फायदा ऐसे बीटेक एमटेक का, जो वो कर रहा है, असली कलाकारी तो वो कर रहा है। अब सोचो हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, मान लो मुझे एयरपोर्ट पे पिज्जा खाना है, जो पिज्जा वैसे मुझे मिल रहा है 250 रुपए का, एयरपोर्ट में मिल रहा है 800 का। बट मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरा भाई बैठ रहा है लॉन्च में। लॉन्च में क्या सब कुछ फ्री है, जितना मर्जी खाओ पियो, अनलिमिटेड फ्री। अब हमारे साथ 23 लोग थे, मेरे पास एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैं यूज नहीं करता। मेरा यूज ना करने का रीजन क्या है, मुझे लगता है अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड होगा ना तो मुझे खर्चने होंगे 2 लाख, मैं खर्चूंगा 4, ठीक है, क्योंकि मैं खराब हूं।
क्रेडिट कार्ड खराब नहीं है। लोग पता क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड बड़े खराब होते हैं, इतना पैसा खर्च हो जाता है। क्रेडिट कार्ड थोड़ा कहता खर्च खर्च खर्च, तुम खराब हो, तुम उसे मैनेज नहीं कर। और मेरे भाई के पास पता कितने क्रेडिट कार्ड है, लगभग 30 से 32, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की लिमिट है। देखो मेरे भाई ने करा क्या, जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे उसने कहा तुम सब एयरपोर्ट पे बैठ के जिसने खाना पीना खा लो, मैं तो जा रहा हूं लॉन्च, और मैं अपने साथ 11 लोगों को ले जा सकता हूं फ्री। एक बंदे की एंट्री के पैसे 1000 रुपए, कितने हो गए 11 लोग, 11 लोग के कितने, वो तो चलो भाई है तो पैसे नहीं मांगे, नहीं तो कोई मांग भी सकता था, कहता भैया 1000 रुपए नहीं तो 800 दे दे, 600 दे दे। तो मेरे भाई ने फ्री एंट्री करा ली, क्यों, क्योंकि उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड से लॉन्च में एंट्री फ्री है। अब सोचो 11 आदमियों की उसे एंट्री फ्री कराई, 11 लोग वहां बैठ के खा रहे जस्ट बिकॉज उसके पास क्रेडिट कार्ड है और उसको पता है क्रेडिट कार्ड से कैसे ये काम करते हैं, ठीक है, कैसे इन रोटेशंस को कमाते। तो मुझे पता क्या लगता है, पूरे ट्रिप में उसने 2-2.25 लाख रुपए बचाए होंगे, ठीक है। मुझे अगली बार लगा मैं अपने भाई से ही पार्टनरशिप करूं, 3-4 लाख मेरे भी रख, जो लाना ले आइयो, ठीक है भाई, सही नहीं है। मैं कहूंगा अगली बार मुझे भी घुमा, वो हर साल एक फॉरेन ट्रिप में जाता है, अब मुझे समझ आ रहा था कैसे जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका कहना है जितने ट्रिप उतने 50,000 और उतना फ्री, ठीक है, और जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना फायदा होगा, ठीक है, उतना फायदा होगा, ठीक है। आ जाते हैं वापस टॉपिक है। तो ये जो परसेंटेज कैलकुलेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग इन्हीं परसेंटेज से बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है। मान लो सपोज मुझे पैसे चाहिए ब्याज पे, मैं अपने भाई को फोन करता हूं कि यार 10 लाख रुपए चाहिए, वो मुझे पता क्या बोलेगा, ठीक है 1.5% महीने का दे दियो, 10 लाख रुपए चाहिए, मैं तेरे को कल दिलवा देता, तू मेरे को 1.5% महीने का दे दियो। मैं कहूंगा ठीक है मेरे को जरूरत है भाई दे दे। उसको मिल रहे हैं वो 1% पे, तो उसने कितना कमाया, 0.5%। उसको पता भाई ने लिए पैसे कहीं डूबेंगे भी नहीं, दे देगा, ठीक है। लिए 1 पे, मुझे कितने पे दिए, कितना कमाया, 0.5%। चाहे 0.5% बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट 10 लाख का 0.5%, अगर मैं बात करूं 5,000 रुपए फ्री हो गया ना उसके, तो उसको तो 5,000 रुपए वहां से ब्याज आना है, यहां देना है, ठीक है। हाँ रिस्क होता है, क्योंकि रिस्क ये होता है कल को मैं ही ना दूं, ठीक है, वो बात अलग है। बट जो लोग ऑलरेडी डील कर रहे होते हैं ना, उन्हें आदत हो जाती है इस तरह की, ठीक है। तो बेसिक परसेंटेज कैलकुलेशन आनी बहुत जरूरी है, हर जगह हेल्प करती है। एक क्वेश्चन समझ आ गया सबको, वापस एक बार इसको देखना, फिर अगला पार्ट आपको दूंगा करने को। कोई पैसा डबल हो रहा है 5 साल, डबल का मतलब है 1 का 2, तो आपने ब्याज कितना कमाया 1, ये 1 का 8, तो ब्याज कितना कमाया 7। 1 ब्याज कमाने में 7 ब्याज कमाने में 5, क्योंकि ये 7 गुना हो रहा, तो ये भी 7। हम आपको बताऊं, मैं जब अपने भाई से ऐसे ब्याज के क्वेश्चन पूछता हूं ना, ये वाले, वो आंसर निकाल देता है, जबकि उसने तो 11वीं में पढ़ाई छोड़ दी, सोचो। बट वो ब्याज सही कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि पैसे की डील तो रेगुलर कर रहा है, ठीक है, और वो ब्याज परसेंटेज मेरे से ज्यादा सॉल्व कर रहा होगा रोज सुबह शाम। तो बस उसको समझ आना चाहिए सिचुएशन क्या है। ऐसे एक बार आपने सिचुएशन समझ ली, आप इजीली कर सकते हो, सिचुएशन समझ आनी चाहिए। अब देखो एक इंग्लिश क्वेश्चन, पैसा 3 गुना हो रहा है कितने साल में, 7 साल। 9 गुना कितने साल में। अब मुझे बताओ जब पैसा 3 गुना हुआ तो ब्याज कितना आया, 1 का 3, तो ब्याज कितना आया, 2 ब्याज कमाने में कितना साल लगे, 7 साल। अब आपको 9 गुना करना है, 1 का 9, तो ब्याज कितना चाहिए, तो क्या होगा आंसर बताओ। 2 ब्याज कमाया तो 8 ब्याज, तो ऐसे देख लो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 × 4, तो आंसर 28। इसको देखो 5 गुना 13 साल में, 1 का 5 हुआ तो ब्याज कितना कमाया, 4 ब्याज कमाने में 13 साल लग गए। 1 का 11, तो कितना ब्याज कमाया, 4 ब्याज कमाने में 13 साल, तो 1 ब्याज कमाने में 13/4, और 10 ब्याज कमाने में, ये सॉल्व कर रहा हूं,
जब आप सॉल्व करोगे तो 65/2 32.5 वर्ष। ऑल्दो यूपीएससी आपको सिंपल नंबर्स देता है, पर हाँ यहां 32.5 वर्ष। और एक चीज और जो मैंने यहां पर ऑब्जर्व करी, ठीक है, स्टूडेंट्स में तो नहीं बट यहाँ के डीटीपी ऑपरेटर्स में, टाइपिस्ट में, आपको पता है यहां पर एक टीम बैठती है जो टाइपिंग करती है, ठीक है। आपको पता है मैं, क्योंकि मेरे को रोज कुछ ना कुछ टाइप कराना होता है कभी, तो यहाँ पे एक डीटीपी ऑपरेटर है जिसका नाम आदित्य है, ठीक है, कई है वैसे, ठीक है, मैं जनरली आदित्य से काम करवा रहा होता हूं। तो यहाँ पे जो 4, 5, 6 लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है वो सारे लोग कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ जॉब भी कर रहे हैं। तो मैंने देखा जब उनका फ्री टाइम होता है तो वो मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। मैं जब भी वहां जाता हूं, एक लड़का है वो हर बार मेरे से डाउट पूछता है। मैं कई बार ये सोचता हूं क्लास के बच्चे इतने डाउट नहीं पूछते जितना ये पूछता है, जबकि ये मेरी कोई क्लास भी नहीं कर रहा। मैं जब वहां जाता हूं ना, मैं जाता हूं अपना टाइप कराने, कहता है सर एक बार ये वाला सवाल बता देना, एक बार ये बता देना। वो कभी ये नहीं कहता कि मेरे क्वेश्चन घर पे पड़े रह गए, वो बस मौका ढूंढता है जब ये आ जाएगा पूछ लूंगा। वो मेरे से हर बार जब मैं जाता हूं 1 सवाल 2 सवाल सीख लेता है, ठीक है। जैसे अभी लास्ट टाइम मैं गया, कल की बात है शायद, मैं गया तो वो ये क्वेश्चन कर रहा था, उसके मॉक में आया। अब उसने कहा सर है बहुत आसान, पर मेरे को इस तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ होती है। क्वेश्चन ये था, कोई राशि 14 वर्ष में दुगनी हो रही है, जो अभी मैंने तुम्हें पढ़ा है क्योंकि एकदम याद आ गई मेरे को बात। कोई राशि 14 वर्ष में दुगनी हो रही है, कितने वर्षों में 3 गुना होगी, ये क्वेश्चन था। अब अगर दुगनी हो रही है 14 वर्ष में, 1 का तो कितना कमाया, 1 का 3, तो कितना कमाना है, 1 कमाने के लिए तो 2 कमाने के लिए। तो जो मैंने उसे ऐसे बताया, ऐसे ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तो x कर रहा था, ठीक। तो कई जगह पे x की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मुझे जो उनसे वहां सीखने को मिल रहा था ना, मैं आपको बताऊं, मैंने वो देखा कि वो जो 4-5 लोगों की बॉन्डिंग है, एक तो वो रेगुलर मॉक्स देते हैं, ठीक है, चाहे आज उनका लेवल बहुत लो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पक्का लेवल इंप्रूव जरूर होगा, क्योंकि वो रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हर कोई आपस में एक दूसरे के स्कोर्स को कंपेयर करता है, भाई इसके इतने आए, इसके इतने आए, वो आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। एक से क्वेश्चन नहीं होता, वो दूसरे से पूछता तूने कैसे करा, ठीक है, ठीक है। अगर ये वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। अब यहां हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने, कई ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक एक भी डाउट नहीं पूछा होगा, आज तक। वो एंड तक बोलेगा पूरे को, सर हमें ना आपसे डर लगता था, आपकी 4 टांगे दिखाई देती थी, 8 हाथ दिखाई देते थे, हमें डर लगता था, हम पूछ ही नहीं पा रहे थे, ठीक है, ये फर्क था। और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, मॉक्स दे रहे, बस फर्क है तुम थोड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, उनका एग्जाम छोटा होगा, बट तैयारी करने का तरीका हो सकता है उनका बड़ा है, तुम्हारा छोटा है, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रुप बनाओ, आपस में डिस्कशंस करा करो, सीखा करो एक दूसरे से, ठीक है। लोग कहते हैं हमें ग्रुप ही नहीं मिलता, यहां कोई बताता ही नहीं है, सब अपने अपने में रहते हैं, ठीक, ये आते हैं रिप्लाई। ये समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है, करो अब इस क्वेश्चन को ट्राई। अब इस क्वेश्चन में बोला गया किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/9 है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है, जो भी मूलधन है उसका 1/9। और वो बोल रहा है ब्याज की दर और समय अवधि, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यानी कि उनकी वैल्यू सेम है।
जैसे अगर रेट 6% होगा तो टाइम 6 साल होगा, रेट 3% होगा तो टाइम 3 साल होगा। तो कह रहा बस आर की वैल्यू बताओ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैंने टी की जगह भी आर लिख दिया क्योंकि आर और टी सेम है। ये पी कैंसिल हो गया, ये 100 उधर जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 बटा, तो आर 100 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 10 बटा 3, 3 1/3%। सो ब्याज किधर? 3 सही 1/3% वर्ष। सो 3 1/3% पर एनम, 3 1/3% पर एनम। करो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई। यहां पर ये एक व्यक्ति ने दो अलग अलग बैंकों से मिलाकर 80,000 रुपए लिए, मतलब टोटल 80,000 रुपए लिए। यहां पर एक व्यक्ति ने दो अलग अलग बैंकों से मिलाकर 80,000 रुपए उधार लिए, यानी कि टोटल 80,000 रुपए लिए। करो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई। अब इस क्वेश्चन में बोला गया एक आदमी ने टोटल 80,000 रुपए लिए दो अलग अलग बैंकों से। पहले बैंक की ब्याज की दर है 6%, दूसरे बैंक की ब्याज की दर है 10%। कितने साल के लिए पैसा लिया? 3 साल में उसने टोटल ब्याज दोनों बैंकों को मिलाकर कितना दिया? 21,600। क्वेश्चन है दूसरे बैंक से कितने पैसे लिए थे? कोई भी कैसे करेंगे? कोई भी कैसे करेंगे? ठीक है, आंसर छोड़ दो, बट अभी अप्रोच बता दो कि हाँ कैसे करो। ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या करा, दोनों बैंकों का अलग अलग ब्याज निकाला, उसे सॉल्व लिया। अब वो कैसे भी लिख लो, जैसे देखो मैं बोल रहा हूं, मान लो ये पहला बैंक है, ये दूसरा बैंक है। इन्होंने बोला दोनों बैंक से मिलाकर कितने पैसे लिए? 80,000। अगर पहले वाले से x रुपए लिए होंगे तो दूसरे वाले से 80,000 माइनस x। बट मैं आपको ये बोलूंगा, जब भी आप कुछ मानते हो ना, तो उसने पूछा क्या एंड में आपसे? दूसरे बैंक से कितना पैसा लिया। ज्यादा बेटर है इसको x मानो, क्योंकि पता क्या होगा, अगर आपने इसको x माना गलती नहीं है, तो कई बार कहता है एंड में आपका x का आंसर आएगा और वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा, जबकि ये वाला आंसर नहीं था। आंसर तो कौन सा था? 80,000 माइनस x। तो ज्यादा बेटर है मैं इसको x मान लू, और ये कितना हो जाएगा? 80,000 माइनस। बेसिकली इन्होंने दोनों बैंकों का ब्याज निकाल लिया।
पहले बैंक की ब्याज की दर कितनी थी? सो ये पी हो गया, ये आर हो गया, 3 साल बटा में 100। ऐसे दूसरे बैंक का पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, बटा में इज इक्वल टू किसके बराबर? बस। अब उसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते थे, इक्वेशन बनी, सॉल्व कर ले, बिल्कुल सही है। अब एक सेकंड से करते हैं, 80,000 इंटू 6 इंटू 3। इस कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाना तो आप क्या कर सकते थे, उसने क्वेश्चन में बोला था 3 साल का मिलाकर ब्याज कितना था? 3 साल का 21,600। अगर 3 साल का 21,600 मैं आपसे पूछूं 1 साल का ब्याज कितना होगा? 7,200। तो 3 साल ना करके आप अपनी कैलकुलेशन को करो ये 1 साल पे। कोई नहीं, एक बार दोबारा लिखते हैं। ठीक है, देखो, पहला बैंक दूसरा बैंक। पहले बैंक से हमने माना 80,000 माइनस x, ब्याज की दर 6। मैंने अब 1 साल का निकाला, 3 साल का ब्याज था 21,600, मैंने 1 साल का करा। इससे फायदा ये होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। जो आपको आगे जाके 3 काटना पड़ता वो आपने पहले ही काट दिया है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना, 80,000 इंटू 6 इंटू 1, 80,000 इंटू 6 होता है 4,80,000, माइनस x इंटू 6 माइनस 6x। अभी मैं इसको कैंसिल नहीं करा क्योंकि इसके नीचे भी 100 है, इसके नीचे भी 100, तो ऐड हो जाएगा 10x बटा 100 इज इक्वल टू 7200। अब ये ऊपर ऊपर ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे 100 है, तो ये बन जाएगा 4,80,000 प्लस 4 माइनस 6x प्लस 10x 4। ये 100 उधर जाएगा तो 7200 इंटू 100, या अभी 7200 लिख देता हूं, ये 100 उधर जाएगा, सो 4,80,000 प्लस 4x इज इक्वल टू 7,20,000। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे जो कि आ जाएगी 60,000। यानी कि दूसरे बैंक से कितना पैसा लिया है? 60,000। पहले नोट कर लो एक बार, फिर और कुछ बात करते हैं इस पर। इस क्वेश्चन को करने की कई अप्रोचेस हैं, ठीक है, बट ये पहली अप्रोच मैंने जो आपको बताई, ये वो अप्रोच है जो बेसिक अप्रोच है, ज्यादातर हर जगह मिलेगी। अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, किसी किताब में जनरली सॉल्यूशंस मिलेंगे तो पहले ऐसे लिखे हुए मिलेंगे। कई लोग इसे मिक्सचर एलिगेशन से भी करते हैं, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक और अप्रोच बताऊंगा इसी क्वेश्चन की। 7200 कैसे आया? टोटल कितने पैसे थे? 80,000। पहले बैंक की ब्याज की दर 6%, दूसरे बैंक की ब्याज की दर 10%। वो कह रहा 3 साल का टोटल ब्याज कितना है? 21,600। मैंने 1 साल का ब्याज निकाल लिया। मैं आपसे बोलूं, मैंने आपसे 3 साल में ब्याज लिया 21,600, तो 1 साल का कितना होगा? 21,600 बटा में 3, जो कि क्या आएगा? 7200। ठीक है, तो वो 1 साल का ब्याज लिख दिया मैंने। देखो ना, 3 साल दिया हुआ था क्वेश्चन में, बट हमने यहां 1 लिखा है क्योंकि मैंने 1 साल का ब्याज निकाल लिया। ठीक है, 3 साल का था 21,600। अगर आप यहां 3 रखोगे तो फिर यहां 21,600 रखना पड़ जाएगा। अब देखो, ये जनरली बुक्स में दिया होता है, बट मुझे कौन सी अप्रोच ज्यादा बेटर लगती है, मैं उसको भी आपको बता देता हूं कि ये तो बिल्कुल सही है ही, इस अप्रोच में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बहुत बढ़िया अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि आपको सीधा सीधा समझ आता है, दूसरे बैंक से एक्स लिया, पहले बैंक से 80,000 माइनस एक्स, दोनों का ब्याज जोड़ा, सॉल्व कर लिया। बट मैं एक अप्रोच की और बात कर रहा हूं। देखो, क्वेश्चन में बोला गया था एक आदमी ने पहले बैंक से 6% पे ब्याज लिया, दूसरे बैंक से 10%।
टोटल पैसे कितने लिए थे? 3 साल का ब्याज कितना था? 21,000। तो अभी मैं 1 साल का ब्याज लेकर आऊं। 1 साल का ब्याज कितना आया था? अब क्वेश्चन ये था दूसरे बैंक से कितना पैसा लिया, दूसरे बैंक से कितना पैसा लिया। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं आपको ब्याज पे पैसे उठाने हैं तो कौन से बैंक से लोगे? पहले से, दूसरे से? पहले से। क्यों? दूसरे से क्यों नहीं? बिल्कुल से इन्होंने बोला पहले से लूंगा क्योंकि पहले की ब्याज की दर। भाई अगर इन्हें पूरे 80,000 रुपए लेने हैं तो इनका कहना है मैं तो पूरा पैसा किससे उठाऊंगा? 80,000 का 6% कितना होता है? 80,000 का 6% 4800। यानी कि अगर सारा पैसा इस बैंक से उठा लेते तो ब्याज कितना बनता? बट ब्याज बना कितना? कितना एक्स्ट्रा? सारा पैसा अगर पहले बैंक से उठा लेते तो 4800 रुपए ब्याज बनता, पर इनका ब्याज बना तो 7200 था। कितना एक्स्ट्रा? ये 2400 एक्स्ट्रा इसलिए बना क्योंकि इन्होंने कुछ पैसा दूसरे बैंक से उठाया है और दूसरे बैंक की ब्याज की दर कितनी फालतू है? तो 4% ऑफ दूसरा बैंक इज इक्वल टू 2400। अगर 4% की वैल्यू 2400 है तो 1% की 600, अगर 1% की 600 तो 100% की 60,000, 1% की 600 तो 100% की, तो दूसरे बैंक से कितना पैसा लिया? अब आप देखो ना एक्स है ना कुछ है। समझ आए लॉजिक? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको 80,000 का 80,000 पैसा उठाना है तो कौन से बैंक से उठाओगे? जो कम ब्याज ले रहे हैं 6%। 80,000 का 6% 4800। अब आपका ब्याज बनता 4800, बट आपने ब्याज दिया कितना है? 7200। कितना एक्स्ट्रा? 2400। क्यों देना पड़ा 2400 एक्स्ट्रा? क्योंकि कुछ पैसा आपने दूसरे बैंक से उठाया और उसकी ब्याज की दर कितनी एक्स्ट्रा है? तो 4% ऑफ दूसरा बैंक इज इक्वल टू 2400। वहां से दूसरे बैंक के पैसे निकाल लिए। 4% की वैल्यू 2400 है तो 1% की 600, 100% की 60,000। तो मुझे पर्सनली ये अप्रोच ज्यादा बेटर लगती है, ठीक है। बट कोई फर्स्ट से भी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आंसर सही आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप एक बार सॉल्व करो। अब आप फर्स्ट अप्रोच से जाओ, फर्स्ट से करो, सेकंड से जाओ, सेकंड से करो, बट आंसर चाहिए फटाफट और सही। देखते हैं किसका आंसर आता है। सबसे पहले जिसका भी आंसर है बोल सकता है, ठीक है। अब गेम है स्पीड विद एक्यूरेसी, देखते हैं कौन सही करता है। मैं डाटा यहां पे लिख रहा हूं। एक आदमी ने 50,000 रुपए लिए टोटल दोनों बैंकों से मिलाकर। पहले बैंक की ब्याज की दर है 6%, दूसरे बैंक की ब्याज की दर है 8%। दोनों बैंक को मिलाकर उसने 2 साल में जो टोटल ब्याज दिया वो दिया 6,160 रुपए। तो क्वेश्चन है दूसरे बैंक से कितना पैसा उठाया गया। एक आदमी ने टोटल 50,000 रुपए उठाए हैं, पहले बैंक की ब्याज की दर 6%, दूसरे बैंक की 8%, 2 साल में मिलाकर जो ब्याज दिया 6,160 रुपए। तो क्वेश्चन है दूसरे बैंक से कितना पैसा ब्याज पे उठाया गया। कैसे करा? सेकेंड अप्रोच। अब आप देखो 50,000 का ये 2 साल है, अगर मैं 1 साल का निकालता हूं तो कितना होगा? 3,000। 50,000 का 50,000 पूरा पहले बैंक से ले लोगे 6% पे। 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000 रुपए। ब्याज बनता 3,000, बट यहां कितना है? एक्स्ट्रा कितना है? क्यों? क्योंकि दूसरे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा है। सो 2% ऑफ सेकेंड बैंक 80, 2% की वैल्यू 80, तो 1% की 40 और 100% की 4,000। यानी कि दूसरे बैंक से कितने पैसे? अब दूसरे से 4,000, अगर वो पूछ लेता पहले से कितने, 50,000 में से 4,000 हटा दो, 46,000। 5,000 नहीं है वो, 50,000। 50,000 में से 4 गया तो 46।
पहले बैंक से 46,000, वरना आप एक्स मान के भी कर सकते हो, दोनों अप्रोच सही। तो ये साधारण ब्याज कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है। साधारण ब्याज में सिर्फ इतना पढ़ना आपको, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कल पढ़े, फिर 2 क्वेश्चन किसी के डाउट आए हो वो सीख लो। ये किसी ने डाउट भेजे थे तो वो सीख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, आप भी समझने की कोशिश करना, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, राहुल अपनी कार को ओला में निवेश करता है, ठीक है। ओला कंपनी कमीशन के रूप में 5 रुपए प्रति बुकिंग की दर से राहुल से लेती है। जब बुकिंग की दर को कम कर दिया गया तब राहुल की कार की बुकिंग की संख्या 40% बढ़ गई तथा ओला कंपनी की राहुल की कार से आमदनी 20% बढ़ गई। तो बताइए बुकिंग दर कितने रुपए कम की गई है, ठीक है। किसका डाउट है वैसे, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा है, नहीं आया, ठीक है। क्योंकि देखो जब क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आंसर तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है ना। सो पहले तो हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा क्या कह रहा है, एक पहले दोबारा पढ़ते हैं क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी को भी समझ आएगा वो बताएगा क्या बोला यार, फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं एक बार दोबारा से बताऊं, थोड़ा स्लो समझते। राहुल अपनी कार को ओला में निवेश करता है, मान लो मैं ये राहुल हूं, राहुल अपनी कार को ओला में निवेश करता है। मुझे ऐसा समझ आ रहा है मेरी कोई गाड़ी होगी, मैंने ओला कंपनी में लगा दी कि तुम चलाओ मुझे कमा के दे देना, ठीक है। ओला कंपनी कमीशन के रूप में 5 रुपए प्रति बुकिंग की दर से राहुल से लेती है, यानी कि जो मैंने अपनी गाड़ी लगाई है वो पर बुकिंग मेरे से पैसे ले रहे हैं, कितने, 5, ठीक है। जब बुकिंग की दर को कम कर दिया गया, ठीक है, तब राहुल की कार की बुकिंग की संख्या 40% बढ़ गई। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है, पहले वो मेरे से कितने रुपए ले रहे थे, 5 रुपए। यानी कि मान लो एक रैपिड देते होंगे तो कितने पैसे लेते हैं, 5। मान लो मेरी गाड़ी चलवाते होंगे, पर क्योंकि वो चलवा ओला वाले ले रहे हैं तो ओला वाले मेरे से कितने पैसे ले रहे हैं, 5। बट अब उन्होंने वो वैल्यू कम कर दी, ठीक है। वो बोल रहा वो वैल्यू कम करने का बुकिंग की संख्या कितनी बढ़ गई, 40%, तथा ओला कंपनी की राहुल की कार से आमदनी 20% बढ़ गई। तो मुझे जो समझ आ रहा है इसमें वो ये कि एक तो प्राइस पर बुकिंग, नंबर ऑफ बुकिंग्स इज टोटल रेवेन्यू। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, पहले ओला वाले 5 रुपए ले रहे थे एक बुकिंग के, ठीक है। कुछ बुकिंग्स होती होंगी, ठीक है, कुछ रेवेन्यू आता होगा। बोला गया उन्होंने इस प्राइस को थोड़ा कम करा, जिसकी वजह से ये टोटल रेवेन्यू तो 20% बढ़ गया। टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, 20%। और बुकिंग जो है वो कितनी बढ़ गई है, 40%। तो क्वेश्चन है कि बुकिंग दर कितने रुपए कम की गई, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ है 5/7, 7/5, 6/7, 7/6 रुपए में। अब कुछ नोट मत करना, यहां पे ध्यान। मान लो 5 रुपए बुकिंग के थे, एक बुकिंग के। मान लो पहले 100 बुकिंग होती थी, तो टोटल कितने रुपए कलेक्ट होते होंगे, यही तो है भाई। 5 रुपए थे एक बुकिंग, 100 बुकिंग होती थी, 500, ठीक है। अब उसने कहा ये रेवेन्यू बढ़ गया 20%, 500 का 20%, 500 का 20%, 100 बढ़ गया, कितना हो गया, 600। अब उनके पास टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, 600। बट बुकिंग 40% बढ़ी है 100 की जगह।
यानी कि 140 बुकिंग से टोटल 600 रुपए मिल रहे, तो एक बुकिंग का रेट पता लगा लोगे। 140 बुकिंग से 600 रुपए, तो एक बुकिंग 600 बटा 100, 600 बटा 140 में यहां पे लिख रहा हूं, 0 से 0 घटा, 2 के टेबल में 30, ये अब कह रहा बुकिंग कितने रुपए कम हो गई, पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई है 30 बटा, दोनों का अंतर पूछ रहा है। सो 5 बटा 7, सो बुकिंग 5 बटा 7 रुपए कम हो गई। तो एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा एक क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में करा है, जो दूसरा क्वेश्चन डाउट है इनका, तो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, एक बार ट्राई करना सब, ठीक है। ये क्वेश्चन में डाटा बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक बार ट्राई करना। बोला एक व्यक्ति कुछ अंडे, एक अंडे 3 रुपए की दर से, यानी कि एक अंडा वो खरीद रहा है कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के, ये परचेज कर रहा है, तथा उतने ही अंडे 1 रुपए में 2 अंडे की दर से, यानी कि 2 अंडे 1 रुपए में, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, एक मान लो शॉपकीपर है, वो 2 अलग अलग जगह से खरीदता है, एक जगह से उसे सामान मिल रहा है एक अंडा कितने रुपए का, और दूसरी जगह से 2 अंडे, जितने अंडे उसने इधर से खरीदे उतने ही अंडे उसने यहां से खरीदे, दोनों जगह से बराबर। उसके बाद वो बोल रहा है कि जब वो बेचता है, ये तो खरीदने की कहानी हो गई, जब वो बेचता है तो 3 अंडे 2 रुपए के हिसाब से बेचता है। अब उसका लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। अच्छा अब देखो, पहली बात मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आप ले कहां से रहे हो दोनों, लिए कहां से, पीवाईक्यू, मुझे लगता है पीवाईक्यू नहीं होना चाहिए, मतलब यूपीएससी का ही पीवाईक्यू है किसी और का, किसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में, नहीं आपने कहा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया, किसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई किताब है। अच्छा देखो, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रही है, क्योंकि देखो मेरे को 2 क्वेश्चन देखे, दोनों में गड़बड़ लगी। पहला समझ ही नहीं आ रहा था, ओला बुकिंग ये वो, दूसरे में पता पूछ कर है लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए, चारों ऑप्शन में लाभ लिख रहा है, फिर हानि का मतलब ही क्या था, यानी ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि उसने चारों ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन में कह रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। उसके बाद लिख रहा है 20.5% लाभ, 66 2/3% लाभ, 61 19 बटा 2 21% लाभ, 61 19 बटा 21% लाभ। अब सी और डी ऑप्शन सेम है, या तो तुमने गलत कॉपी करा, ठीक है, क्योंकि बच्चे मुझे डाउट भेजते हैं, वो सोचते हैं कुछ भी लिख के दे दो ये तो कर ही लेगा, ठीक है। अब जैसे मैं कई बार लाइव डाउट सेशन ले रहा होता हूं, अब कल मैंने डाउट सेशन लिया, उसमें एक बच्चा लिख रहा है, मैंने कहा 11 से 20 कोई भी डाउट है पूछ लो, वो लिख रहा है 11 14 15 16 17 18 19 20, उसने लिखा। तो मैं जब क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने कहा 14 तो बहुत आसान है, मैंने कहा ये तुमने लिख दिया है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर तुमसे ये नहीं हुआ तो 12 और 13 नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो वो बताया कहता है, कह रहे सर गलती से लिख दिया, मतलब आप लिखते वक्त सोच भी नहीं रहे हो, वो तो बैठा ही है, डाउट कराने ही आया, आज के लिए खरीदा हुआ हमने, जो बोलेंगे वही कराएगा, ठीक है। मतलब आप डाउट पूछते हो, ध्यान नहीं देते, घबरा करो, ठीक है। अब जैसे मैंने पढ़ा, मैं हैरान हो गया चारों लाभ कैसे हो रहे हैं, ठीक है। और फिर सी और डी ऑप्शन दोनों सेम है, या तो एक में लाभ होगा या एक में हानि, ठीक है। हाँ, वरना बुक चेंज करो, ठीक है, या तो बुक चेंज कर लो, ऐसी बुक से मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि दोस्त और किताब सोच समझ के, ठीक है, नहीं तो बहुत नुकसान होता है, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, जितने अंडे यहां से खरीदो उतने ही अंडे यहां से खरीदो और बेच वो ऐसे रहे। सबसे पहले देखो यहां पर 1 अंडा लिखा है, यहां पे 2 अंडे, और यहां पे ज्यादा बेटर है ऐसा नंबर ले लो जो 1 2 3 तीनों के पहाड़े का हो, तीनों का एलसीएम 6, मान लो यहां से 6 अंडे खरीदे होते,
एक अंडा 3 रुपए का, तो 6 अंडे कितने के आएंगे? अगर मेरे को 6 अंडे लेने तो 6 अंडे यहां पे कितने के? 18। अब यहां भी आपको 6 अंडे लेने थे, तो 3 से गुणा, कितने रुपए? 3 रुपए। तो आपके पास 6 अंडे यहां से है, 6 अंडे यहां से है, कितने अंडे हो गए? 12 अंडे। और आपके पैसे कितने लग चुके हैं? 18 और 3, आपके पास 12 अंडे आ चुके हैं, 21 रुपए आपके लग चुके हैं। अब 12 अंडे बेचने हैं, 3 अंडे कितने के बिक रहे हैं? तो 12 अंडे कितने के बिक रहे हैं? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, अब 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से करोगे तो यानी कि 12 अंडे जब बेचोगे तो कितने आएंगे? 21 रुपए वाला सामान खरीदा, बेचा कितने का? तो हाँ नहीं, अब मैं तो चारों लाभ ही ढूंढ रहा होता, लाभ है ही नहीं इसमें, तो क्या हो रही है? 21 रुपए का सामान खरीदा, 8 का बेचा, कितने की हानि? किसके रिस्पेक्ट में? 1300 बटा 21, तो 21 इंटू 6, 126, 4 40, 1 61, 19 बटा 21%। तो ये आंसर है इसका, 61 19 बटा 21% हानि। और देखो मैं आपको बोलूंगा, आप किसी भी सोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट पहले अपने प्रीवियस ईयर पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, कहते हैं कड़वी बात है बट सच्ची बात है, हमारे हिंदुस्तान में जो ये किताबें लिखी जाती है ना, ये बहुत गलत तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। ये जितनी आपके लिए सीसेट की किताबें आपको मिलती है ना, जो आप पढ़ते हो, चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन हो या कोई भी पब्लिकेशन हो, मैं वैसे नाम ना लूं किसी का भी, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन, आप देखोगे जितनी ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें देते हैं ना, जो लिखते हैं ये प्रीवियस ईयर और फिर लिखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पता है कहां से उठाए होते हैं? एसएससी, कांस्टेबल, इधर उधर, वो कोई सीसेट के लिए नहीं बनाए, क्योंकि वो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि सीसेट की लाइन और लेंथ पे क्वेश्चन बनाए। वो क्वेश्चन कहां से उठेंगे? एसएससी, सीपीओ का पेपर उठा लेंगे, एफकैट का पेपर उठा लेंगे, मन करेगा डिफेंस का उठा लेंगे, मिक्स करके तुम्हें दे देंगे, क्योंकि उन्हें तो खिचड़ी बना के देनी है। उन्हें पता जो पढ़ रहा है उसको भी नहीं पता, वो तो सिर्फ देखेगा लाभ हानि है कर लो, प्रतिशत है कर लो, बट उसे ये नहीं पता चल रहा उसका लाभ हो गया क्योंकि उसने तो किताब बेच दी, तुम्हारी हानि हो रही है क्योंकि तुम अपना समय वेस्ट कर रहे हो उस पर। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हो जाए, फिर कुछ भी करते रहो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अभी इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।